प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिटी को लेकर शुरू करेंगे आज की कहानी। और इसको लेकर आप लोग एक चीज ध्यान से समझिए कि ये सीरीज है क्या। ठीक है, सबसे पहले इस सीरीज को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। प्रीलिम बूस्टर सीरीज है क्या। देखो, ये जो सीरीज है प्रीलिम बूस्टर वाली, इसमें हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2023 में होने वाला है 28 मई को, इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, है ना, इसको लेकर हम लोग बहुत ही गहराई से चर्चा कर लेंगे। देखिए भाई, हर एक चीज को विस्तार से बताना संभव नहीं है, तभी तो प्रीलिम्स बूस्टर है ना ये, ताकि हमें लिमिटेड टाइम जोन में इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। बट आप लोगों को एक रूपरेखा इसको लेकर मिल जाएगी कि किस तरह से पॉलिटी को आप लोगों को प्रिपेयर करना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी में है। फिर उसके बाद में मान लीजिए हिस्ट्री शुरू होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सब टॉपिक्स को लेकर हम लोग बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो सीरीज है, इससे आप लोगों को बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको एकदम टू द पॉइंट चीजें पता चल जाएंगी, है ना। टू द पॉइंट आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है, पॉलिटी को लेकर क्या क्या दायरा है। देखो, अगर भटकाव रहेगा ना किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तब दिक्कत होगी। पॉलिटी में आप क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, कितना डीप में पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक होंगे जिनको बहुत ही कम पढ़ना होगा, कुछ टॉपिक होंगे जिन पर डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। तो ये दोनों चीजें समझने बहुत जरूरी हैं। मतलब खुद को, जैसे मैं कई बार बोलता हूं ना कि नदी का पानी जब तक बाउंड्रीज के बीच में है ना, जब तक बाउंड्रीज के बीच में है तो हम नदियों को पूछते हैं, गंगा, यमुना, और वो अपनी मंजिल तक भी पहुंचता है, अपने मुकाम तक पहुंचता है। जैसे ही पानी का बहाव अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है, वो फैल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना, तो अपनी तैयारी को बाउंड्रीज के बीच में रखना होगा, अपनी तैयारी को लिमिटेशंस के बीच में रखना होगा कि एकदम स्पेसिफिक होते हुए, जैसे नदी समुद्र तक पहुंच जाती है, उसी तरह से आप भी अपनी तैयारी करते हुए यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में अपना नाम ला सके, है ना, लबासना तक पहुंच सके। तो ये चीजें, बस वो जो बाउंड्री है ना, जैसे मैं कहता हूं कि रिवर की बाउंड्री तय करनी जरूरी है, ये वाली बाउंड्री तय करने में ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। वो आपको जैसे ही सीरीज शुरू होगी, इसको लेकर आप लोग चीजें बहुत ध्यान से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है इस सीरीज को लेकर जो चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए थी वो मैंने बता दी है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि पॉलिटी में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी शुरू होने वाला है। ठीक है, पॉलिटी को लेकर क्या क्या चीजें हैं। देखो, सबसे पहले अभी जो हम लोग तीन चीजें इसमें देखेंगे, अब जो पहली वीडियो है इसमें हम लोग तीन चीजों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो पोर्शन है उसको हमें किस तरह से देखना है, पहली चीज तो ये। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा, हम देखेंगे भारतीय संविधान में जो आपको पता है संविधान का जो निर्माण हुआ है ना, किस टाइम पे किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन सी डेट्स उसमें इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में जो समितियां बनी उनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा, भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि किस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक चीजें जो हैं आप लोगों को पता चल जाएंगी। सबसे पहले जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर है, इसके अंदर आप लोगों को क्या देखना है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर आप लोगों को क्या देखना है उसको समझिए। पहले देखिए, किसी भी संविधान को तैयार होने से पहले ना कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आप सोच के देखिए, भारत का संविधान कोई पहला संविधान नहीं है ना। आपको पता है अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद धीरे धीरे संविधान विकसित होते चले गए और भारत ने भी अपने संविधान को विकसित किया। आज़ादी मिली, आज़ादी से पहले ही ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी, है ना। किसी भी देश को गवर्न होने के लिए आप सोच के देखिए, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि संविधान हो ही, बट जनरली क्या होता है, लोकतंत्र में संविधान का होना जरूरी है ना। लोकतंत्र में आप एक चीज सोचिए, दो स्टेटमेंट अगर मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊं, शायद यूपीएससी पूछ भी चुका है प्रीलिम्स में। देखिए, जरूरी नहीं है हर देश में संविधान होना जरूरी हो। ये चीज सोच के देखिए, जिस देशों में संविधान है वह लोकतंत्र अवश्य होगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि संविधान अगर आप देखेंगे तो चीन में भी है, बट वहां पर लोकतंत्र जरूरी नहीं है। बट ये चीज जरूरी है, दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, कि संविधान अगर है अगर लोकतंत्र अगर है तो उस देश में संविधान होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है
है ना। तो संविधान मतलब लोकतांत्रिक देशों में संविधान का होना जरूरी है, तभी तो सरकार की शक्तियों की सीमा पता चलेगी ना, तभी तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में पता चलेगा ना, वरना कैसे पता चलेगा, आप खुद सोच के देखिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पर इंपॉर्टेंट है इस चीज को लेकर, इसलिए संविधान बनाया गया। अच्छा, संविधान बनाना जरूरी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब संविधान बनाया गया है तो उससे पहले कुछ चीजें हुई होंगी, है ना। ये जो मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, इसमें आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हैं जितने भी एक्ट्स पहले बने, है ना। 73 का एक्ट बना, ठीक है, किस तरह से गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये एक फैक्ट है। अब सोचिए, बहुत सारे अधिनियम इसमें पारित बने, जब संविधान बना हमारा उससे पहले बहुत सारे संविधान एक्ट बनाए गए थे ना ब्रिटिश के द्वारा, उन एक्ट्स को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। चाहे कौन कौन से एक्ट हैं, जैसे मान लीजिए 73 का एक्ट है, ठीक है, जैसे 74 का एक्ट है, जैसे अगर आप देखेंगे 1813 का अधिनियम, फिर आता है 1833 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम अगर आप लोग देखेंगे, आगे चलकर देखेंगे 1909 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का, ये सारे एक्ट हैं, ठीक है। अब इन एक्ट्स को, ये आप लोगों के पास है, अब पढ़ना कैसे है इसको, सवाल किस तरह के बनते हैं, इसको समझिए कहानी। यूपीएससी ये पूछता है कौन से अधिनियम के द्वारा चीन पर चाय के एक अधिकार को खत्म कर दिया गया, है ना, क्योंकि चाय का जो व्यापार करने का एक अधिकार है चीन का, समाप्त कर दिया गया। कौन से एक्ट में गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट में गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय बोला जाने लगा। ये सब चीजें कौन से एक्ट के माध्यम से, जो रानी विक्टोरिया के तहत कहीं ना कहीं पर महारानी के तहत चीजें कर दी गई, भारत का कंप्लीट जो शासन है वो कहीं ना कहीं पर कहां से गवर्न होने लगा, लंदन के सीधा अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम से गवर्न होने लगा, रानी के तहत कर दिया गया। 1818 का अधिनियम, है ना, उसके बाद से चीजें चेंज हुई। तो आपको क्या करना है, इन अधिनियम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है, जैसे सबसे पहले तो आपको करना ही है 73 वाले पे, पर ज्यादातर यूपीएससी फोकस पता है किन पे करता है, या तो 1919 का अधिनियम आ जाएगा, या 1935 का अधिनियम आ जाएगा, या फिर कई बार अगर आप देखेंगे तो 1909 वाला भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बट छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा उनके अंदर फैक्ट देख लेने हैं, जैसे खुली प्रतियोगिता किसमें शुरू की गई, सिविल सर्विसेज को लेकर, है ना, प्रयास किया गया था 1833 के अधिनियम में, बट उसको आगे चलकर बंद कर दिया गया। फिर 1853 के अधिनियम में उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया और आईएएस के एग्जाम के लिए एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्ट्स के फॉर्म में आपको मिलेंगी, मैं आपको सिर्फ ये बताने, अब देखिए ना, यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि इन एक्ट्स के हर एक फीचर को हम लोग रट लें, पॉसिबल नहीं है ना, वो फैक्चुअल चीजें हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन यूपीएससी किस तरह से फ्रेम करता है, किस एक्ट में ये चीज की गई, किस एक्ट में, या फिर सीधा भी एक्ट दे देता है। जैसे 1813 के अधिनियम को लेकर सीधा क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2 साल पहले, जिसमें 1813 के अधिनियम में ये चीजें हुई, नीचे फैक्ट 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, इनमें से पूछा गया 1-3 सही है, 1-2 सही है, या 1-2-3 सही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन एक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो इसमें क्या है ना, ले देके अगर टोटल आप देखेंगे ना 8-10 एक्ट है, ठीक है, इसमें से भी आप इंपॉर्टेंट मत छानिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपको 2 जगह हेल्प करेगा। कौन सी 2 जगह? एक तो आपका पॉलिटी वाला जो क्वेश्चन है, इससे सही बनेगा, है ना। दूसरा, ये आधुनिक भारत में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी तो ये इंपॉर्टेंट है एक्ट, उसमें भी तो सारा पूरे पोर्शन में ये एक्ट पारित किए गए, पूरा 200 साल का जो अंग्रेजों का इतिहास है भारत पर शासन करने का, उसमें भी तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो चीज 2 जगह इंपॉर्टेंट हो रही है उसको तो आप छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ सकते हैं क्या? तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, और इन एक्ट को लेकर आप लोगों को चीजें देखनी है कि कौन कौन से एक्ट में क्या क्या चीजें कही गई हैं, किस तरह के अधिनियम को चीजें, मतलब किसमें ऐसा हुआ कि जो गैर सरकारी सदस्य जो है गवर्नर जनरल नामांकित कर सकता है ना। किस तरह से कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल की एक परिषद बना दी गई जिसने छोटी संसद के रूप में कार्य किया। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से रखकर सोच के पढ़ेंगे तो आपको चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना। एक्ट को सिर्फ पढ़ के रट नहीं लेना है, रट लोगे तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे माइन्यूट फैक्ट आपस में इंटरलिंक भी करते हैं, है ना। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया 1784 के एक्ट में, है ना। उसी को पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये सारी चीजें, ये जो फैक्ट है ना, इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी तरह का होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है एक्ट्स को लेकर आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से सवाल बनते हैं, किस तरह से सवाल अभी तक आए हैं, और एक्ट्स को अगर पढ़ना है तो किस तरह से हम लोग ध्यान में रखकर इन एक्ट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे चलकर देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा टॉपिक था
उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो संविधान के निर्माण को लेकर चीजें हैं। ठीक है, दूसरा है संविधान का निर्माण, इसको ध्यान से समझिए भाई, पहली चीज। ठीक है, इस पोर्शन में हमें किस पर फोकस करना है, ये वाला जो चैप्टर है। अब देखिए, एक्ट पारित हो चुके हैं, उन एक्ट को पढ़ा जा गया होगा ना पहले, तभी जाकर संविधान का निर्माण हुआ होगा, है ना। जैसे मैं आप लोगों को एक्ट को लेकर एक क्वेश्चन और बता देता हूं, एग्जांपल के फॉर्म में मुझे याद आ रहा है। यूपीएससी ने अभी 1 से 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जो अधिनियम है, जो 1935 का अधिनियम है, उसके तहत अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है ना। केंद्र सरकार को दी गई, राज्य सरकार को दी गई, स्थानीय सरकार को दी गई, या फिर गवर्नर जनरल को दी गई, या वायसराय जो था उसको दे दी गई थी। ठीक है, बाद में वायसराय बोला गया ना उसको। तो अब सोचिए, अब यहां से इस क्वेश्चन को सोच के देखिए आप कि ये क्या क्वेश्चन, ये चेक कर, ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन तो है ही है, क्योंकि वो लिखा हुआ है एक्ट में कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय को दी गई। बट इस क्वेश्चन को ना आप कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, उस समय आपको लगता है 1935 में सरकार रेडी हो चुकी थी हमें देने के लिए स्वतंत्रता? नहीं हुई थी ना। सरकार तो जब भारत छोड़ो आंदोलन आया है उसके बाद चीजें चली, तब जाके सरकार राजी हुई है कि कहीं ना कहीं पर अब चीजें होनी होंगी, छोड़ना होगा भारत को। 1935 तक तो ये कहानी नहीं थी। 1935 तक तो वो लोग मान के चल रहे थे कि भारत पर अभी भी हम लोग राज करेंगे। तो सोच के देखिए, क्या अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो किसी सूची में नहीं आती हैं, है ना। उस तरह की अवशिष्ट शक्तियां क्या वो किसी राज्य सरकार को देंगे, या केंद्र सरकार को देंगे, या स्थानीय सरकार को? नहीं देंगे ना, वो वायसराय के पास रखेंगे वो पोर्शन। क्यों? क्योंकि वायसराय चाहे तो, अब अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो किसी सूची में नहीं आती, तभी तो सरकार वहां पर शासन कर पाएगी ना। किसी पर भी कोई ऐसी चीज पर कानून बनाना है जो किसी सूची में शामिल नहीं है, उसकी शक्ति किसको देंगे? वायसराय को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पिछले वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। अब दूसरा देख लीजिए भाई, संविधान के निर्माण को लेकर, इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है संविधान निर्माण के समय जो समितियां बनी थी। ठीक है, संघीय संविधान समिति, कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए जो आपकी ड्राफ्ट कमेटी थी, है ना, जिसको मसौदा समिति भी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। उसी तरह से जो आपका अल्पसंख्यकों संबंधी समिति थी, ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? अगर आप देखेंगे तो सरदार पटेल थे। इस तरह से चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान से रखना है। संघ से जुड़ी हुई जो समितियां थी उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जो ज्यादातर उसके अध्यक्ष थे। इन समितियों को लेकर थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है आप लोगों को चीजें, किस समिति का अध्यक्ष कौन था। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट चीजें रह जाएंगी अगर इस तरह से इस सीरीज को देख लोगे ना। तो आपको जब भी मान लीजिए आप किसी भी बुक से, मान लीजिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, तो सीधा आप लोगों को आइडिया रहेगा कि इसमें से हमें सिर्फ ये चीज पढ़नी है। ठीक है, तो टाइम एकदम जो आपका माइंड डाइवर्जन है वो खत्म हो जाएगा। यही सभी सब्जेक्ट में होने वाला है। दूसरा यहां पर देखिए, समितियों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, है ना, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये एक डेट याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13, आप अगर देखेंगे तो इसको 13 दिसंबर के आसपास प्रस्तुत किया गया, है ना। ये उद्देश्य प्रस्ताव से ही भारत की क्या तैयार हुई? प्रस्तावना तैयार हुई। तो आपको ये चीजें देखना है कि ये जो डेट्स है ना, पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर के आसपास। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ताकि ये जो डेट्स हैं, जैसे भारत में राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया, मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, ये 24 जनवरी जो है 1950 के आसपास ये दोनों चीजें अपनाई गई। ये जो कुछ डेट्स हैं ना, कब संविधान को आत्मार्पित किया गया, हमने कब संविधान को अपने पे आत्मार्पित कर दिया, ये जो डेट्स हैं इसके बारे में भी आप लोगों को इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, और जो संविधान जो सभा थी, संविधान सभा जो थी, इसको लेकर भी आप लोगों को थोड़ी सी चीजें ध्यान से समझनी है। मैं बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूं, इसको समझिए। संविधान सभा में सबसे पहले ये सोचो कि इसका जो चुनाव हुआ था, क्या इसका प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था? बिल्कुल नहीं। इस चीज को लेकर क्लियर कट रहना है। संविधान सभा को लेकर अगर सवाल बनेगा, 3 से 4 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, संविधान सभा का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। इसका चुनाव जो अगर आप देखेंगे, जो जैसे अब 1935 में जो चुनाव हुआ था उस समय पर, उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, ठीक है, राज्य विधान परिषदों में, वहां से ही चुनकर आए थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य। पहली चीज, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। दूसरा, इसमें कुछ नामांकित सदस्य भी थे, है ना। तीसरी चीज, इसमें आप एक चीज समझकर चलेंगे कि संविधान सभा में जो सीटें दी गई थी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ सभी समुदायों को बांटी गई थी? क्या उसमें हिंदू, सिख, मुसलमान थे? नहीं थे। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। सीटों का जो बांटा गया था, आवंटन हुआ था, वो 3 समुदाय में हुआ था। कौन कौन से थे? एक थे आपके जो आपके मुसलमान,
दूसरा आपका जो है सिख है, और तीसरा यहां से ध्यान से समझिए अन्य हैं। यहां पर हिंदू नहीं लिखा गया है, यहां पर अन्य है। अन्य में सब आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे, बौद्ध भी आ जाएंगे, जैन भी आ जाएंगे। तो ये तीन समुदाय। अब कंफ्यूज कहां पर कर सकता है, यहां पर हिंदू लिख देगा, हिंदू मुस्लिम सिख में सीटें बांटी गई, ऐसा नहीं था। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। सीटें किसमें बांटी गई थी, अन्य करके सीटें, जो अब मैंने आपको तीनों समुदाय बता दिए हैं। इसको लेकर, संविधान को लेकर चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देखिए कि संविधान सभा को लेकर जो अध्यक्ष थे, है ना, जैसे आप लोगों को पता होगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। बाद में चलकर आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बना दिया गया था, है ना। तो ये जो चीजें हैं, तीन पोर्शन आपको इस चैप्टर में अच्छे से ध्यान में रखने हैं। एक समितियां पता होना चाहिए, एक डेट्स पता होनी चाहिए, एक संविधान सभा को लेकर क्या क्या चीजें थे, कौन कौन से सदस्य उसमें थे। जैसे अगर आप देखेंगे ना, दो महत्वपूर्ण जो सदस्य थे, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, क्या मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी संविधान सभा में शामिल नहीं थी। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग तीसरे चैप्टर को देखने जा रहे हैं जल्दी से, जिसमें संविधान का जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए विशेषताएं आप लोग अच्छे से देखिए, संविधान की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले आप देखिए, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। पता है क्या, लिखा नहीं गया है ब्रिटेन में। जो संसद की परंपराएं हैं या जो न्यायपालिका का डिसीजन है, जो वहां के राजा ने कुछ बोला, वो संविधान में ऐड कर दिया गया। तो वहां पर संविधान जो है अलिखित संविधान है, बट भारत में संविधान लिख दिया गया है। ये कहीं ना कहीं पर संविधान की संघीय विशेषता भी है ना। लिखित है तो सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपने क्षेत्राधिकार को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका फायदा है। आगे चलकर अगले चैप्टर में इसको डिस्कस भी करेंगे। दूसरा आप देखिए, संविधान में अगर आप लोग देखेंगे इस चीज को, संघात्मक शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, संघात्मक शक्तियां भी हैं, एकात्मक शक्तियां भी हैं। संघात्मक एकात्मक शक्तियां क्या होती हैं, संघीय चीज क्या होती है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। बट यहां पर अगर आप देखेंगे एकात्मक, तो केंद्र शक्तियां अपने पास सोख कर रखता है। केंद्र जो है ज्यादातर शक्तियों को अपने पास सोख कर रखता है। आगे कौन सी विशेषताएं आप यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो संविधान जो है लचीला भी है और कठोर भी है, इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, कई संविधान होते हैं जो कठोर होते हैं, कई संविधान होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लचीले हैं, उसमें सब अमेंडमेंट एकदम से किया जा सकता है, जनरल बहुमत से, है ना, जनरल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जा सकता है। बट भारत में तो दोनों चीजें अवेलेबल है ना। सामान्य बहुमत से भी आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, आप विशेष बहुमत से भी संशोधन कर सकते हो, और विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन के साथ भी आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। ये संविधान की तीसरी विशेषता है। उसके अलावा संविधान की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे आप देखिए इस चीज को, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है, डीपीएसपी दिए गए हैं। ये संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं। भारत में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों का मतलब क्या है, क्यों दिए गए हैं। किसी भी अधिकार को, जैसे यूपीएससी ने पूछा था सवाल, मौलिक अधिकार मूल क्यों हैं, मौलिक क्यों हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के चहुमुखी विकास को बढ़ावा देते हैं, है ना। कहीं ना कहीं पर अगर आप सोचिए, किसी व्यक्ति को अगर आप अधिकार नहीं देते हैं तो वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पर आप अगर देखेंगे, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं। यही चीजें चीन में आपको नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता यही होती है कि वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, है ना। डीपीएस के अंदर आप देखेंगे कि राज्य जो है, भारत का राज्य का क्या क्या स्वरूप क्या है, कौन सा राज्य है भारत। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। तो भारत की सरकार के द्वारा समय समय पर कल्याणकारी योजना चलाई जाती है या नहीं चलाई जाती। तो ये आप अगर देखेंगे तो डीपीएसपी भी भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय संविधान में, है ना, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो संविधान में दी गई हैं। तो ये जो कुछ एक विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में आपको मिलती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफली पता होना चाहिए। यूपीएससी किसी एक विशेषता को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके दिमाग में चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या ये भारतीय संविधान में है या नहीं है ना, भारतीय संविधान में ये चीज प्रदान की गई है या नहीं की गई है। तो मुझे लगता है शुरू के 3 चैप्टर को लेकर हम लोगों ने बहुत ही गहराई से चीजें समझ ली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।